जफर इस्लाम साहब, ये सवाल भी बार बार आपसे पूछा जाता है कि एक मिनट, नहीं, वेलफेयर स्कीम में आप गिना रहे हैं कि परसेंटेज है, मैं एक बात खत्म जितने लाभार्थी हैं वो उसमें आप कह रहे हैं धर्म, जाति और ये सब नहीं देखा जाता, लेकिन सियासी मजबूती के तौर पर क्या बीजेपी के अंदर मुसलमान अपने भविष्य को देख सकते हैं? क्या सियासी तौर पर मजबूत करना आप जरूरी नहीं समझते नुमाइंदगी विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में? बिल्कुल सही बात है और होना भी चाहिए, लेकिन एक खास बात है कि आप देखिए जिस पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव यहां बैठे हुए हैं उनको समाज में उस समाज का सपोर्ट जरूर प्राप्त है। आदमी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी टिकट उसी को देती है जो जीत सकता हो, अपने लोगों के बीच में जाके जीत सकता है। क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, मैं आप सभी पॉलिटिकल पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव बैठे, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के भाजपा ने कभी वोट दिया? वोट की तकसीम जो है वो दिखता है सामने कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को मुस्लिम समाज का सपोर्ट मिला है। बूथ कपूत उठा के देखते हैं, जीरो होता है। तो मुस्लिम कैंडिडेट को अगर हमने खड़ा भी कर दिया तो और इतिहास में खड़ा किया है तो उनको वोट नहीं मिलता है जी। तो इसलिए जरूरी है कि मुस्लिम समाज को भी ये समझना पड़ेगा कि जो पॉलिटिकल पार्टी उनके वोटों के लुटेरे हैं, उनके 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 आगे उनकी मुस्तकबिल के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में, उनके भविष्य के बारे में कभी सोचा नहीं। इस्लाम साहब, आप ये कह रहे हैं कि क्या मैं ये समझ पाया आपकी बात से कि जब उन इलाकों में जहां पर मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां पर बीजेपी के खाते में वोट अच्छे खासे निकलने लगेंगे तो फिर कैंडिडेट भी मुस्लिम आने लगेंगे, जाहिर आएगा। लेकिन जहां गवर्नेंस मॉडल का सवाल है, आप देखिए फेयरनेस, हम जो बेसिक प्रिंसिपल है गवर्नेंस मॉडल का कि फेयरनेस होना चाहिए, वो फेयरनेस है। हम अपने वो जितने स्कीम है उसमें फेयरनेस है। अनुराग भदौरिया हमारे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। मैं आऊंगा इस्लाम साहब आपके पास, एक टिप्पणी सबकी हो जाए फिर डिबेट को मैं ओपन करूंगा। अनुराग भदौरिया जी, आप किस तरह देखते हैं असदुद्दीन ओवैसी के इस रिमार्क को कि एक तरह से सेकुलरिज्म का कुली बनाकर आपने मुसलमानों को छोड़ दिया, सब कुछ उनकी पीठ पर लाद दिया कि सब कुछ वही ढोएं? देखिए, वो क्या कहते हैं इस बात से कोई चिंता नहीं करता ना, हिंदुस्तान उनकी बात को इतना गंभीरता से लेता है। सवाल ये है कि सेकुलरिज्म का मतलब होता है भारतीयता। जो भारतीय है वो सेकुलर है क्योंकि यहाँ पे सभी जाति धर्मों का सम्मान है। हमारे यहाँ तो राजनीति किस पे होनी चाहिए? राजनीति तो विकास पे होनी चाहिए ना। और जो विकास, जब हिंदुस्तान के विकास की बात होगी, भारत के विकास की बात होगी, तो सभी जाति धर्मों के विकास की बात अपने आप हो जाएगी। तो हम उसकी उस पे चर्चा क्यों नहीं करना चाहते? आप तो जातिगत जनगणना पे फोकस कर रहे हैं, आपकी पार्टी भाई विकास, अगर भारत के विकास पे बात होती, सुन तो लीजिए। नहीं, मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन मैं पैमाने याद दिला रहा हूं, बस आप वही विकास की देखिए। हाँ, मैं आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके पहले भी कई बार सरकारें उत्तर प्रदेश में कल्याण सिंह जी की भी रही है, राजनाथ सिंह जी की भी रही है, लेकिन हम उत्तर प्रदेश की सरकार में आए तो ये एक्सप्रेसवे का कल्चर किसने डेवलप किया? समाजवादियों ने। उन्होंने ये कल्चर डेवलप किया ना कि एक्सप्रेसवे होना चाहिए। नहीं, आपसे पहले इस तरह का होना चाहिए। पहले मायावती जी ने भी एक एक्सप्रेसवे बनाया था जिसका फीता जरूर अखिलेश जी ने काटा था, मुझे याद है। तो आगे आने दीजिए, आगे मैंने कैसा एक्सप्रेसवे होना चाहिए वो चल के आपने देखा होगा कि एक्सप्रेसवे कैसा होना चाहिए, उसके अगल बगल में कितनी जगह होनी चाहिए, एक कल्चर जिसको बोलते हैं, उसके अगल बगल किस तरह के रेस्टोरेंट होने चाहिए, या उसके अगल बगल में मंडियां होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। इस तरह से मेट्रो का कल्चर उत्तर प्रदेश के अंदर में किसने डेवलप किया? इसके पहले भी सरकारें रही हैं, इसके पहले भी सरकारें रही हैं। यहाँ पे किसने जेनेस्मिथ पार्क जैसा इतना बड़ा पार्क बनाया, या लोहिया पार्क जैसा पार्क बनाया, या स्टेडियम बनाने का कल्चर किसने डेवलप किया? तो हम समाजवादी लोग हमेशा समाज को आगे ले जाने की बात करते हैं और समाज में सभी वर्ग के लोग आते हैं, सभी धर्म और सभी जाति के लोग आते हैं। तो जब समाज को आगे ले जाने की बात करेगा कोई भी, तो समझो हिंदुस्तान की बात कर रहा है वो, क्योंकि हिंदुस्तान हमारा जो भारत है उसका मतलब ही सेकुलर होता है। जब भारत को आगे ले जाने की बात करोगे तो इसके मतलब आप भारत के सम्मान की बात कर रहे हो। और भारत में किसी भी तरह का, जब कोई भी व्यक्ति भारत के अंदर में डिवाइड एंड रूल की बात करेगा, जब वो विकास की राजनीति नहीं कर रहा है, विकास के बारे में नहीं बात हो रही है, चाहे कोई भी दल हो, अगर विकास की राजनीति नहीं कर रहा है, खासकर भारतीय जनता पार्टी तो विकास की राजनीति करती नहीं है, ना विकास के बारे में बात करेगी। उसको जो मुद्दे सूट करते हैं उसके हिसाब से वो चर्चा भी करते हैं, उसके हिसाब से बात भी करते हैं, जो मुद्दे उनको सूट करेंगे। रणनीति पे तो बात ही नहीं हो रही, बीजेपी की रणनीति तो बाद में आएगी। तो क्या असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों की बात उठाकर कि इस वर्ग को जो है सियासी प्रतिनिधित्व कम हो गया, बात सुनिए तो, अगर इस वर्ग को सियासी प्रतिनिधित्व कम हो गया, आप लोग वोट लेना जानते हैं, टिकट लेना नहीं जानते, क्या ये भारत की बात करना नहीं हुआ? अनुराग भदौरिया, देश में सुनिए, देश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है जी, और अपोजिशन के नाते हम तो सरकार से कहेंगे ना, सरकार अपनी जिम्मेदारी निभाए ना।
कौन क्या कहता है उसके बारे में सरकार कहां, उसको विपक्ष के ऊपर जो सरकार का, जिस विपक्ष जो कहता है वो सरकार सुनती कब है जी? कितनी बार विपक्ष की बात सुनी गई सरकार में, बताइए आप हमें। जब किसान आंदोलन हो रहा था तो क्या विपक्ष की बात सुनी गई थी क्या? विपक्ष ने तो कहा था ये बिल मत बनाइए। 1 साल तक किसान धरने पे बैठा रहा, कितने किसानों की मौतें हो गई, उसका जिम्मेदार कौन? बाद में आपने बिल भी वापस किया। तो विपक्ष की बात अगर पहले ही मान लिया करें हमेशा, तो देश के अंदर देश एक उन्नति के रास्ते पे चला जाएगा। क्योंकि देखिए एक बात मान के चलिए, सत्ता पक्ष को भी इसी देश की जनता ने चुना और विपक्ष को भी इसी देश की जनता ने चुना। तो जब जनता हर राज्य में सत्ता पक्ष अलग अलग है। मेरी बात पूरी हो जाने नहीं, आपकी बात मैंने समझ ली, लेकिन हम जब राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, राजस्थान के चुनाव के संदर्भ में बात कर रहे हैं तो वहां पे शासन कांग्रेस का है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, अरे मैं कह रहा हूं किसी का भी शासन हो, सत्ता पक्ष को जो चुनता है वो विपक्ष को भी उसी देश की जनता चुनती है। अगर विपक्ष का अपमान मतलब जनता का अपमान, विपक्ष की बात नहीं मतलब जनता की बात नहीं मान रहे आप, तो विपक्ष तो जनता की बात उठाता है ना। हम तो जनता की बात लेके जाते हैं सरकार के पास कि जनता ये चाहती है। क्योंकि सरकार, विपक्ष, लोकतंत्र में विपक्ष का फिर क्या काम है? विपक्ष का काम यही है कि सत्ता को आईना दिखाना, सत्ता के गलत चीजों को टोकना। सत्ता को भी तो उसके उस विपक्ष का सम्मान करना चाहिए ना, बजाय विपक्ष के सम्मान करने के लिए थोड़ी कि अपने धुन में चलते रहना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी को भागीदार नहीं मानते या उनकी बात का भी सम्मान होना चाहिए? देखिए मैंने क्या बोला, यहां पे जरूरत किस बात की है? जनता के मुद्दों की, जनता के बात की। जनता की बात कौन उठा रहा है? जनता की बात कहां हो रही है? जनता के मुद्दों पे कौन कितनी चर्चा कर रहा है? कौन महंगाई, सुनिए, कौन महंगाई पे चर्चा हो रही है? सियासी प्रतिनिधित्व नहीं दे रहा है। मैं कह रहा हूं, अरे वो क्या कह रहे हैं? मेरी बात क्या, ऐसे तो सब लोग सब कुछ कह रहे हैं जी भाई। वो क्या कहते नहीं कहते बस उन्हीं से पूछो भाई, उसके बारे में आप उनसे ही पूछो तो ज्यादा अच्छा है, वो हमसे ना पूछो। कौन क्या कहता है, हम कहते हैं हमारी बात पे चर्चा कर लीजिए ना। आपको इतना इंपॉर्टेंट अगर वो लग रहा है तो मैं नहीं लग रहा हूं। क्या अनुराग भदौरिया भी इस देश का नागरिक है? बिल्कुल लग रहा है। हम कह रहे हैं उस पर चर्चा कर लीजिए। और कौन कर रहा है? चलिए आप अगर देश के नागरिक के आप नहीं अगर मेरी बात नहीं मानते तो हम कहते हैं महंगाई, बेरोजगारी, महिला अत्याचार, किसानों की इनकम यहाँ पे दुगनी होने वाली थी, बेरोजगारी यहाँ पे बुरी तरह से, किस तरह से रुपया पतला होता चला जा रहा है। चलिए चर्चा कीजिए। अनुराग भदौरिया भी तो कह रहा है, अनुराग भदौरिया के नाम पे भी कभी चर्चा कर लीजिए। ये क्या बात हुई कि आप किसी के नाम पे करेंगे, किसी के नाम पे नहीं करेंगे? हमारा भी तो उतना ही हक है हिंदुस्तान के अंदर में। वो थे कि वो कहते हैं कि जातिगत जनगणना पे बहस हो जाए, रामचरितमानस की चौपाइयां हटाने पे बहस हो जाए। मैं तो अनुराग जी की रोज यही बात सुनता हूं, कहते हैं मेरे, और रोज देश की जनता भी सुनती होगी रिवाइंड कर करके। मेरे नेता भी यही कहते हैं जी, मेरे नेता भी यही कहते हैं जो मैं कह रहा हूं कि महंगाई, बेरोजगारी, किसान, महिला अत्याचार, देश की अर्थव्यवस्था, इस पे चर्चा हो ना। ठीक है, डीके दुबे साहब की एक टिप्पणी में इसमें शामिल करता हूं, फिर डिबेट को ओपन करूंगा। कलीमुल हफीज बहुत सारे सवाल उनकी तरफ आए, उस पर चर्चा नहीं होगी। ठीक है, क्योंकि वो मुद्दा सूट नहीं करता है बीजेपी को, इसलिए उस पर चर्चा नहीं होगी। डीके दुबे बोलेंगे वो मुद्दा सूट नहीं कर रहा है। डीके दुबे जी, क्या हाशिए पर डाला गया जानबूझकर मुसलमानों को, और जो राजनीतिक दल वोट लेते रहे उनको अब ये बोल दीजिए तो उन पर बात करने के लिए भी तैयार नहीं है? क्योंकि वोट तो जब लेने होते हैं तो सारे लोग याद आते हैं, नहीं लेने होते हैं तो फिर याद भी नहीं आती कि आप कौन 18-20% है। मेरा मानना यह है कि जिन्होंने वोट लिया उन्होंने तुष्टीकरण की पराकाष्ठा कर दी। उसके बाद भी अगर ऐसा प्रश्न किया जाए तो ये हास्यास्पद है, क्योंकि तुष्टीकरण की पराकाष्ठा ये कि पाकिस्तान निर्माण के बाद भी 90 सदस्यों में से 60 पाकिस्तान गए, 30 कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए। ये पराकाष्ठा नहीं थी तो क्या था विभाजन के बाद भी? आप मौलाना आजाद को बिना पढ़ा लिखा व्यक्ति पहला शिक्षा मंत्री बनाए, या पराकाष्ठा नहीं थी तो क्या था? आपने जाकिर हुसैन, उनके 5 भाई पाकिस्तान चले गए थे, एक कश्मीर अफेयर्स का मिनिस्टर बना, उसने हमला कर दिया, एक ज्वाइंट स्टाफ बना, उसने हमला कर दिया, उस जाकिर हुसैन को भारत का राष्ट्रपति बनाया तो पराकाष्ठा नहीं थी तो क्या था? पाकिस्तान निर्माण के बाद भी वक्फ बोर्ड का निर्माण हुआ, उसको ऑटोनोमस बॉडी बना दिया गया, आधा हिंदुस्तान वक्फ के नाम लिख दिया गया, पराकाष्ठा नहीं थी तो क्या था? जिन्होंने वोट लिया उन्होंने पराकाष्ठा कर दी, इसमें कोई शक नहीं। अब उसके बाद भी अगर प्रश्न ये किया जाए कि माइनॉरिटी का बजट कितना है, तो जब आप एक बात कह रहे हैं कि भारत सेकुलर है और भारत में सब नागरिक बराबर हैं, तो मुझे ये बता दीजिए मेरे लिए अलग बजट क्यों नहीं है?